हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? तो आज की हमारी चैप्टर कौन सी है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लड। क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लड। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करने का, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक, इसको हमने देखा था। और देखने के बाद आज हम टॉपिक में देखेंगे वायुमंडल की ऊंचाई। एटमॉस्फेयर को देखे थे हम, उसका यूनिट भी देखे थे। क्या था यूनिट एटमॉस्फेयर का? पास्कल और टॉर और ये सब था ना। तो इसको देखने के बाद आज हमारी कौन सा टॉपिक देखेंगे? वायुमंडल की ऊंचाई। ठीक है, वायुमंडल की ऊंचाई, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। उसके बाद देखेंगे बायनेंसी। और बायनेंसी देखने के बाद हम क्या देखेंगे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल और लॉ ऑफ फ्लोटिंग, तैरने का सिद्धांत। ये सब आज हम देखेंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी। यू आर वाचिंग माय चैनल। टॉपिक नेम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। टॉपिक वायुमंडल की ऊंचाई। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। ये सब हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये अलग अलग पढ़ते हैं। आयन मंडल का क्या रोल है, ओजोन परत का क्या रोल है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है। तो ये सब क्या था हमारा टॉपिक का? चर्चे में तो नहीं था, लेकिन आप लोगों को ये सब नॉलेज रखना चाहिए। तो आज हमारा टॉपिक का नाम है वायुमंडल की ऊंचाई। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर समझे, लिखते चलिए कागज पेन। तो वायुमंडल की जो टोटल हाइट है संपूर्ण ऊंचाई पर, है ना, वायुमंडल की टोटल हाइट या संपूर्ण ऊंचाई को, वायु के घनत्व को हम क्या मानते हैं? रॉनस्टेन मानते हैं। बन हम ये मानते हैं कि जो वायुमंडल का घनत्व सभी जगह क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, ना कहीं कम ना कहीं ज़्यादा, कांस्टेंट नियत मानते हुए हम किसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं? वायुमंडल की ऊंचाई। क्या बोला मैंने? कि वायुमंडल में उनके घनत्व को सभी जगह नियत मानते हुए हम उसके वायुमंडल के ऊंचाई की गणना कर सकते हैं। ओके, तो हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर कैन बी डिटरमाइंड by assuming that all the heights, that density of, है ना, density is uniform। अब हमने एक सूत्र निकाला था लास्ट टाइम, P = HdG। क्या सूत्र था हमारा ओम तिवारी? P = HdG। P इधर देखिए क्या लिखा है? P = HdG। What is P? Pressure at height, D density and G the gravity या ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हाइट की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, H = P/dg। What is P? P is the pressure। तो प्रेशर को हमने कितना माना था? 1.0। कितना माना था प्रेशर को? 1.013 × 10⁵ अब वायु का घनत्व तो हमने निकाला था। वायु की डेंसिटी हमने कितना निकाला था? आप बताइए कितना निकाले थे? 1.30। कितना? गुड, 1.30 इंटू जी की वैल्यू होती है 9.8। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1013/130 इंटू 98 इंटू 10⁵। इसको चलिए सॉल्व कीजिए। सॉल्व करो इसको। जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 7928। कितना आएगा? 7928 किलोमीटर। ठीक है, इसको अप्रोक्सी हम 8 किलोमीटर मान लेते हैं। कितना मानते हैं? 8 किलोमीटर। तो इससे हमको ये क्या प्रूफ होता है? देयरफॉर द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इज 8 किलोमीटर। क्या हो लिखे उन्होंने? क्या कहा? द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इज 8 किलोमीटर। ओके, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर भी = 8 किलोमीटर। क्लियर? क्लियर हुआ? कोई डाउट? बट क्या? बट द एक्चुअल हाइट क्या लिखोगे? बट द एक्चुअल हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इज 8 किलोमीटर, है ना, एक्चुअल हाइट। ये ऐसा रख लेते हैं पैर।
बट द एक्चुअल हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इज मोर देन 300 किलोमीटर। हम ये मान सकते हैं कि एक्चुअल जो हाइट है एटमॉस्फेयर की कितना है, 300 किलोमीटर। रीजन फॉर दिस, इसका कारण क्या है, रीजन फॉर दिस लार्ज डिफरेंट, है ना, लार्ज डिफरेंशिएशन है ना, लार्ज डिफरेंस इज दैट द डेंसिटी ऑफ एयर इज नॉट कांस्टेंट। कि वायु का घनत्व तो हर जगह अलग अलग होता है ना। हमारा आसपास का वातावरण जो है वायुमंडल कितना 300 किलोमीटर है। इसका मुख्य कारण क्या है कि वायु के घनत्व का अलग अलग होना। कि वायु का घनत्व सभी जगह क्या होता है, नियत नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है। अब जैसे जैसे हम हाइट बढ़ती है विद द हाइट अबव द सरफेस, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ती जाती है, विद द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ डेंसिटीज ऑफ एयर गोज ऑन डिक्रीजिंग। वायु की घनत्व है ना, वायु का घनत्व और जिसमें गैसें हैं, है ना, वायु में वायुमंडल में अलग अलग गैसें हैं ना, तो जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं तो घनत्व कम होते जाता है। ठीक है। In addition to this variation of temperature is also one of the reason। इसका मुख्य कारण क्या है, तापक्रम। क्या है, टेम्परेचर टू द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। वायुमंडल की ऊंचाई हमारा जानने कितना है, 300 किलोमीटर है। इसका अंतर जानने का एक मुख्य काम है, मानने का मुख्य कारण है वायु में घनत्व का नियत न होना। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर वायु का घनत्व लगातार घटते जाता है और इसके अतिरिक्त एक ताप में जो चेंजेस होता है, परिवर्तन, इसका भी एक मुख्य कारण। तो आज हमने 5 से 7 मिनट के एक शॉर्ट टाइम में हमने देखा वायुमंडल की ऊंचाई। ठीक है। लगभग हमारा 7 मिनट में हमने कंप्लीट किया वायुमंडल की ऊंचाई, जिसको आप समझ गए होंगे कौन सा सूत्र है, P = HDC से हमको किसकी वैल्यू होना चाहिए, P प्रेशर, वायु का घनत्व और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण से हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे कि वायु का घनत्व कितना है, 8 किलोमीटर। लेकिन हम क्या जानते हैं कि घनत्व जो है सभी जगह समान नहीं होता है, नियत नहीं होता है, और टेम्परेचर का भी इसका एक मुख्य कारण है कि ये वायुमंडल हमारा कितना फैला हुआ है, 300 किलोमीटर था। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बैलेंसी। क्या है, बोलिए, बैलेंसी। धीरे बोलिए, आप तो तुतलाते हो, है। इट इज़ मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, हमारा एक साधारण डेली का अनुभव है। इट इज़ मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल, जब हम कुएं में, जब हम क्या करते हैं कुएं से, देखो जब कुएं में से हम पानी निकालते हैं, ठीक है, फ्रॉम ए वेल, दैट बकेट फिल्ड विथ वाटर। अब पानी जो है पूरी तरह किससे भरा होता है, पानी बकेट बाल्टी में भरा होता है। कुएं में बाल्टी डालते हैं और पानी निकालते हैं, तो जब तक बाल्टी कुएं के अंदर रहता है हमको क्या लगता है, हल्का लगता है ना, हल्का। और जैसे पानी को हम खींचते हैं तो क्या होता है, हैवी हो जाता है। विथ इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल, मैंने कहा दैट बकेट फिल्ड विथ वाटर अपीयर्स लाइट इनसाइड द वाटर, बट द मोमेंट इट कम्स आउट ऑफ वाटर अपीयर्स हैवियर, है ना, लगता है ना, हमको भारी लगता है। हम देख रहे हैं हमारा अगला टॉपिक कौन सा है, बायोनेंसी। ठीक है, भार लगता है। सिमिलरली ए लोड कैन बी इजिली लिफ्टेड और मूव्ड इनसाइड ए लिक्विड, पानी के अंदर कोई भारी चीज़ों को उठाना इजी होता है, बट व्हेन द लोड इज आउटसाइड द वाटर, जैसे ही वो भारी चीज़ किसके, पानी के बाहर होता है, देन द लिफ्ट और मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड, है ना। जब कोई चीज़, कोई वस्तु, मान लो कोई डस्टर है, पानी के अंदर रहेगा तो हल्का रहेगा, जैसे ही हम क्या करते हैं इसको ऊपर उठाते पानी के, तो एक जगह से दूसरी ठंड लाना हमको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स से बल की आवश्यकता होती है। देख ऐसे एक और एग्जांपल दे, इट इज़ कार डालते हैं लकड़ी का कार, इट इज़ कार्क इज डिप्ड इन वाटर इज रिलीज, पानी में डुबा के छोड़ देते हैं। इट्स इमीडिएटली मोर टू मूव फ्री सरफेस, क्या करेगा, जैसे डस्टर है पानी का, कोई भी कार्क लकड़ी का टुकड़ा को पानी में छोड़ देते हैं तो वो क्या करेगा, छोड़ने के बाद वो पानी की सतह पर तैरने लगेगा, सरफेस ऑफ वाटर एंड फ्लोट्स, तैरेगा, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसी एग्जाम्पल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल, जो मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिया, कौन कौन सा दिया है मैंने, एक कुआं का दिया, दूसरा किसका दिया, कुआं से बाल्टी निकालते थे, तीसरा हमने कार्क का दिया,
और कोई लोड भारी चीज़ जो है पानी में एक जगह से दूसरी जगह उठाने में आसानी होगी, पानी के बाहर क्या वो ज़्यादा बल करते हैं। तो इसी जो हम एग्जाम्पल के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, वी conclude दैट लिक्विड एक्सर्ट ऑन अपवर्ड फोर्स, पानी किसी सतह से ऊपर की ओर बल लगाती है ऑन वन ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड, पानी किसी भी सतह पर, पानी जो है कोई भी वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाती है, ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड, सो दैट द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू लाइटर, है ना। मान लो आपको कोई उठा ले तो आप हल्के हो जाओगे ना, तो पानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगाती है तो वस्तु हल्की दिखती है। तो ऑब्जेक्ट अपीयर्स माने दिखना, लाइट यस टू बी लाइटर। दिस अपवार्ड फोर्स इज नोन एज, यही अपवार्ड फोर्स है जो देखो पानी वाटर नीचे से ऊपर लगाती है तो कोई वस्तु हल्की दिखती है, तो इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायोनेंट फोर्स। क्या बोलते हैं, बायोनेंट फोर्स। बैठ जाइए आप, खड़े खड़े क्या कर रहे हैं। व्हेनेवर, जब कभी, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज ए लिक्विड इट, जब कोई वस्तु पानी में डूब जाती है, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स ऑन इट, ऊपर के बल लगता है ना, जब कोई वस्तु पानी में गिरती है तो वो ऐसा लगता है कि ऊपर की ओर एक बल लग रहा है। दिस अपवर्ड फोर्स इज नोन एज बायोनेंट फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट, धक्का, अपथ्रस्ट, ऊपर की ओर एक बल लगने को ही हम बायनेंसी फोर्स, बायनेंसी कहते हैं। ओके, कोई डाउट। द टेंडेंसी एट लिक्विड और गोज, द टेंडेंसी माने प्रवृत्ति, द टेंडेंसी एट ए लिक्विड और गोज टू एक्सर्ट ऑन अपवर्ड फोर्स एट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट इज नोन एज बायनेंसी। ठीक है, इट इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण, इट इज बिकॉज ऑफ द बायनेंसी दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन ए लिक्विड अपीयर्स टू स्मॉलर एट आउटर एक्चुअल वेट। ठीक है, क्या बोलोगे, ऐसा क्यों होता है, द बायोनेंट दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन लिक्विड अपीयर्स टू द स्मॉलर इट्स एक्चुअल वेट, कम लगता है अपने भार से। यदि कोई वस्तु लिक्विड में है तो अपने भार से कम दिखता है, वो कम लाइटर लगता है। बायोनेंट फोर्स डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, ये बायोनेंट फोर्स है ना, उत्प्लावक बल बोलते हो क्या इसको, ये कितने कारकों पर निर्भर करता है उसको हम देखते हैं। पहला, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, किस पर डिपेंड करेगा, नंबर 1 वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। नंबर 2, पहले वॉल्यूम ऑब्जेक्ट देखते हैं। बायोनेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन लिक्विड, इसका कितना वॉल्यूम है इस पर बायोनेंट फोर्स दिखता है जो कि लिक्विड में डूबा। दूसरा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तीसरा क्या, ठीक है, बायोनेंट फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना, जितने ज़्यादा डेंसिटी उतना ज़्यादा बायोनेंट फोर्स। नंबर, कॉस ऑफ बायोनेंट फोर्स, अच्छा दो ही चीज़ पर निकलता है। अब कॉसेज ऑफ बायोनेंट फोर्स देखते हैं ना, कॉस ऑफ बायोनेंट फोर्स, कॉसेज ऑफ बायोनेंट फोर्स, क्या लिखेगा अगला टॉपिक, कॉसेज ऑफ बायोनेंट फोर्स। अगला टॉपिक हमारा है कॉस ऑफ बायोनेंट फोर्स। क्या टॉपिक है हमारा, कॉस ऑफ बायोनेंट फोर्स, लिख लिए। चलिए, क्या कारण, वी नो दैट, हम यह जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, ठीक है, हम जानते हैं, वी नो दैट एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड प्रेशर इज सेम along
ऑल द डायरेक्शन। जो पानी होता है उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होता है, सभी दिशाओं में, सभी जगह क्या होता है, समान होता है। ये हमने पिछले टॉपिक देखा है। व्हेन ए सॉलिड इज इमर्ज इन, जब किसी सॉलिड को हम पानी में डुबोते हैं, व्हेन ए सॉलिड इज इमर्ज इन वाटर देन द प्रेशर ऑन इट्स, ठीक है, देन द प्रेशर ऑन इट्स अपियर पार्ट, ठीक है, या अपर पार्ट, देन द प्रेशर है ना ऑन इट अपर पार्ट इज स्मॉलर देन दैट इज लोअर पार्ट। जो ऊपरी भाग में जो लगने वाला बल है वो कम होगा किसके अपेक्षा, निचले। मान लो हम ये पानी में डुबाते हैं तो ये जो निचला सरफेस पर दाब ज़्यादा होगा ऊपर सरफेस पर। ऐसा क्यों होता है कि जब किसी वस्तु को हम पानी में डुबाते हैं तो उसके लोअर सरफेस पर दाब अपर सरफेस के अपेक्षा तो मैक्सिमम होता है, ठीक है। बिकॉज क्यों होता है, द लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विथ डेप्थ। जो पानी का जो दबाव होता है गहराई के साथ क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे जैसे, इसीलिए जब मैं पिछले जो टॉपिक था जो बताया था कि जो स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं, गोताखोर होते हैं, नीचे की ओर जाते हैं तो उनको कान और नाक में एकदम प्रेशर लगता है ना, लगता है, ठीक। देन द प्रेशर ऑन इट्स अपर पार्ट इज नोन एज स्मॉलर देन द लोअर द लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विथ डेप्थ, है ना, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू इसी दाबांतर के कारण, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द सॉलिड। इसी ऊपर का क्या होता है, कम होता है, नीचे का प्रेशर ज़्यादा होता है देन द लोअर पार्ट ऑफ द सॉलिड। एफोर्ट्स एक्ट्स ऑन द सॉलिड, एफोर्ट्स एक्ट ऑन द सॉलिड इन अपवर्ड डायरेक्शन विच इज बायनेंट फोर्स, विच इज द बायनेंट फोर्स। क्लियर। यही दाबांतर जो होता है कि ऊपरी और निचले भाग में, ऊपर भाग दाब बढ़ता है, नीचे भाग दाब कम होता है। इसी दाबांतर के कारण क्या होता है, यही कारण है, ठीक है। तापर है यही जो ऊपरी और नीचे पीस में जो दाबांतर होता है, इसी कारण का मुख्य कारण है बायनेंट फोर्स का। क्लियर। अब देखेंगे सेंटर ऑफ बायनेंट फोर्स, सेंटर ऑफ बायनेंसी। अगला टॉपिक क्या है, सेंटर ऑफ बायनेंसी। व्हेन अ सॉलिड इज इमर्ज इन ए लिक्विड, जब किसी ठोस को हम पानी के अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, इमर्ज करते हैं, क्या करते हैं, जब किसी ठोस को हम किसी द्रव के अंदर डुबोते हैं। व्हेन अ सॉलिड इज इमर्ज इन द लिक्विड इट डिस्प्लेस द लिक्विड। जैसे पानी को किसी डुबाएंगे तो वो अपने भार के बराबर पानी को हटाता है, हटाएगा नहीं। अच्छा मान लो पानी भर दिए हैं, उसको डुबाएंगे तो पानी ऊपर छलकेगा। When a solid emerges in a liquid, it displaces the liquid equal to its own volume। अपने आयतन के बराबर क्या करेगा, पानी को हटाएगा जगह रहने के लिए। आप भी किसी गोदी में थोड़ी बैठ जाएंगे, उसको हटाएंगे तब आप उसमें बैठेंगे। उसी तरह किसी सॉलिड को हम पानी में डुबोते हैं तो अपने आयतन के बराबर जगह पानी में हटाता है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड, द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेड इज नोन एज सेंटर ऑफ बायनेंसी। इसी को हम बोलते हैं द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेज इज नोन एज सेंटर ऑफ, क्या बोलेंगे, बायनेंसी। द बायनेंट फोर्स ऑलवेज एक्ट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। जो बायनेंट फोर्स प्लावक बल जो है हमेशा कहाँ लगता है, ऊपरी पृष्ठ पर, ठीक है। क्या बोला मैं, द बायनेंट फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एट सेंटर ऑफ बायनेंसी। क्लियर। हमेशा क्या लगता है, ऊपर की ओर लगता है। कोई डाउट हो रहा है मैं बता रहा हूँ तो। अब देखेंगे आर्कमिडीज का प्रिंसिपल। आर्कमिडीज का प्रिंसिपल डायग्राम आप देख सकते हैं। हमने आप दो चीज़ देखा, सेंटर ऑफ बायनेंसी भी देखा और कॉज ऑफ बायनेंट फोर्स देखा, दाबांतरण कारण। क्लियर। अब हम देखेंगे आर्कमिडीज का सिद्धांत। तो आ जाइए अपने मेन टॉपिक पे। ये एडिशनल टॉपिक है आप लोगों का सीजी बोर्ड के लिए, सीबीएसई के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, स्टेट बोर्ड के लिए। आर्कमिडीज प्रिंसिपल,
ठीक है। इसका एक मुख्य सिद्धांत है कि जब किसी ठोस को, किसी पदार्थ को हम पानी में डुबोते हैं तो क्या होता है, उसके भार में एक कमी आती है। भार में कमी उसके द्वारा हटाया गया पानी या द्रव के भार के बराबर होता है। क्या सिद्धांत इसका? इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पांशिक माने कम, पूर्णतः माने पूरी तरह डुबा जाता है तो लॉस ऑफ वेट, उसके भार में कमी आती है। जब किसी द्रव को, ठोस को या किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबा जाता है तो उसके भार में क्या हम कमी है, क्या होती है, कमी आ जाती है। तो यह भार में कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। क्लियर? ये इसका प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्रीस मैथमेटिशियन, सबसे पहले ग्रीस मैथमेटिशियन था साइंटिस्ट आर्किमिडीज, ठीक है, 287 से 212 BC, 287 to 212 BC, studied about the magnitude of Banach force, मैग्नीट्यूड ऑफ द बैलेंस फोर्स है ना। इसी का उन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। पूर्व बोलते हैं स्टडी अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंस फोर्स ड्यू टू लिक्विड एंड लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी एंड गिव ए प्रिंसिपल विच इज नोन एज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जब किसी वस्तु को हम पानी में डुबोते हैं उसके भार में कमी आ जाती है, भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए भार के बराबर होती है। इसी सिद्धांत पर हम इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेन यूर a body is क्या emerge in a liquid, when your body emerge in a liquid partially or wholly, partially मैंने आंशिक या पूरी तरह, partially or fully, it expends a lot of weight, this loss of weight is always equal to weight of liquid displaced। क्लियर हुआ? थोड़ा सा नींद आ रही है आज, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने लिख लिया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेन योर बॉडी इमर्ज इन ए लिक्विड पार्शली और फुल्ली और होली इट एक्सपेंस अ लॉस टू अ वेट, दिस लॉस ऑफ वेट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। हो गया। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं, इसका हम डेरिवेशन देखते हैं। कंसीडर ए सिलेंडर ऑफ हाइट h इनसाइड ए लिक्विड। एक सिलेंडर आप देख रहे हैं, बीकर में एक सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी ऊंचाई कितनी है, h है। कंसीडर ए सिलेंडर ऑफ हाइट h इनसाइड ए लिक्विड है, कोई द्रव है जिसके अंदर एक बेलन है, बेलन की ऊंचाई कितनी है, h है, ठीक है, इनसाइड ए लिक्विड है ना। क्या लिखोगे? कंसीडर सिलेंडर हाइट h इनसाइड लिक्विड बिलो डेप्थ x फ्रॉम द फ्री सरफेस। और ये द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से उसकी ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर है, x दिशा पर, x दूरी पर है, और इस सिलेंडर की ऊंचाई कितनी है, h है, और वायु द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से ये कितना नीचे है, x नीचे है, फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो क्रॉस सेक्शन एरिया, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कितना ले सकते हैं, the area of cross section of free surface the cylinder is a, मैंने क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया कितना लेती है, क्लियरली यह स्पष्ट है कि the upper and lower face of the cylinder will be horizontal, है ना। तो ये जो सिलेंडर है, काल्पनिक सिलेंडर है, इसका अपर फेस, ऊपरी पृष्ठ और निचली पृष्ठ क्या है, सिलेंडर के हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, ठीक है। एट एनी पॉइंट on the curve surface of cylinder, एक मिनट, क्या लिखोगे, एक मिनट ना, थोड़ा सा वीडियो अपलोड हुआ है उसको देख रहे हैं। हम क्या कहते हैं, एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर एक सिलेंडर मानते हैं, इमेजिनेशन सिलेंडर,
जिसकी ऊंचाई कितनी है, h है, और वह द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ कितनी गहराई पर है, x गहराई पर है। ओके, इनसाइड लिखकर बिलो डेप्थ x फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर इज कितना होगा, a। जो सिलेंडर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना लेते हैं हम, a लेते हैं। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से किसका, सिलेंडर का, काल्पनिक सिलेंडर का। द अपर एंड लोअर फेसेस, द अपर एंड लोअर फेसेस ऑफ द सिलेंडर विल बी हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज है ना, क्षैतिज है। क्षैतिज है। द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द सिलेंडर क्या हो रहा, क्षैतिज है। ओके, ए पॉइंट और, एक मिनट, द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ सिलेंडर भी क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल। ठीक, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, एट एनी पॉइंट, किसी भी पृष्ठ पर, at any point of the curved surface of cylinder, the pressure exerted by liquid is balanced by the pressure at a point of opposite phase, है ना, क्लियर हुआ, लिख दिए। at any point on the curved surface cylinder, the pressure exerted by a liquid is balanced by the pressure at a point on opposite phase. Therefore, resultant pressure on the vertical faces of, resultant pressure of the vertical cylinder will be 0. क्या होगा, पढ़े आप कि ये सिलेंडर के जो वक्र पृष्ठ पर लगने वाला बल क्या होगा, परिमाण बराबर होगा, इसलिए इसके जो ऊपरी पृष्ठ पर है इस पर लगने वाला बल क्या होगा, 0 होगा। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द वर्टिकल फेसेस, वर्टिकल बने टॉप पर, ऊर्ध्वाधर भी 0 होगा। बट देयर विल बी द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर फेसेस, ठीक है, बट देयर विल बी प्रेशर डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड ऑन अपर फेस ऑफ सिलेंडर, क्या लिखोगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन अपर फेस ऑफ द सिलेंडर। चलिए लिखिए हम तिवारी, pressure exerted by the liquid, क्या लिखोगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन अपर फेस, अपर फेस ऑफ सिलेंडर, कितना होगा बताइए, ठीक, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द अपर फेस ऑफ द सिलेंडर कितना होगा, जल्दी बताओ। P1 इक्वल टू एक्स डी जी, कितना होगा, P1 इक्वल टू एक्स डी जी। ओके, अपर फेज द्वारा कितना, ऊपरी पृष्ठ द्वारा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन अपर फेस ऑफ सिलेंडर, कितना हो जाएगा, P1 इक्वल टू एक्स डी जी, where d is the density of liquid है। अब देखिए सिमिलरली प्रेशर ऑन लोअर फेस ऑफ सिलेंडर, प्रेशर ऑन लोअर सरफेस ऑफ सिलेंडर, कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, एच की हाइट माने यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ तक h है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस एच, कितना होगा ओम तिवारी, x प्लस एच और डी जी, डी क्या है, डेंसिटी, व्हाट इज डी, डी इज द डेंसिटी, बोलो डी क्या है, डेंसिटी है ना। देयरफॉर फोर्स एक्टिंग
ऑन अपर फेस द सिलेंडर इज डाउनवर्ड। फोर्स एक्टिंग ऑन अपर फेस ऑफ सिलेंडर इज डाउनवर्ड। कितना हो जाएगा? फोर्स क्या लिखोगे? फोर्स एक्टिंग देखिए एक एक चीज को डेरिवेशन में लिखना जरूरी होता है। ऑन अपर फेस ऑफ सिलेंडर इन डाउनवर्ड। तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? P1A। ठीक है, तो F1 की वैल्यू हम P1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। F1 इक्वल टू निकल जाएगा XDG। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? ओम तिवारी जी आप छुप रहे हो। फोर्स एक्टिंग ऑन अपर फेस ऑफ सिलेंडर इन डाउनवर्ड। ठीक है, विपरीत पृष्ठ द्वारा नीचे की ओर लगाया गया बल। ठीक है, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन लोअर फेस। आप निकाल लो उसका फोर्स एक्टिंग ऑन लोअर फेस। ठीक है, क्या लिखोगे? फोर्स एक्टिंग ऑन लोअर फेस ऑफ सिलेंडर इन अपवर्ड डायरेक्शन। लोअर ऑफ इन अपवर्ड। ये कितना हो जाएगा? F2 इक्वल टू P2A। तो P2 कितना है? X प्लस H और DG। और ये क्या? ये कोई डाउट? ये अपर फेस और लोअर फेस हमने निकाल लिया। अब हमको पता है वी नो दैट F2 is greater than F1 since F2 is greater than F1 है ना, अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होता है। Since F2 is greater than F1, resultant force acting on the cylinder, resultant force एक्टिंग। अब रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग तो कौन है? रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर है ना, ऑन द सिलेंडर। ये सब लिखना जरूरी है। कौन सा डायरेक्शन में? अपर डायरेक्शन। क्या होगा? चलिए बताइए। यू नो दैट F2 इज ग्रेटर देन F1 है ना, तो पुट कर दो F इक्वल टू F2 माइनस F1। तो पुट कर दो F2 कितना रखोगे? F इक्वल टू X प्लस H और DG माइनस कितना हो जाएगा? X TG। हमने पुट कर दिया, किसकी वैल्यू पुट कर दिया? F2 और F2 की। जब इसको ओपन करोगे ना तो क्या हो जाएगा? XDGA प्लस HDGA माइनस XDGA निकल गया। अब क्या बचेगा हमारे पास? XDGA माइनस XDGA क्या बचेगा? चलो देखते हैं। कैंसिल होगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो F इक्वल टू कितना बचा? ये A ये H इंटू DG। अब AH क्या होगा? वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम इंटू कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। ये हो गया वॉल्यूम। F इक्वल टू कितना निकल गया? VDG। ये प्रेशर डिफरेंस निकल गया। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? देख लीजिए, डेरिवेशन कुछ नहीं है, एकदम इजी है। आपको छड़ी खाना है, बताइए आपको छड़ी खाना है?
क्या निकला हमारा? रिजल्टेंट फोर्स है ना, फोर्स निकाला F इक्वल टू वी डी जी। कोई डाउट? कितना निकाले हमने? F इक्वल टू वी डी जी। दिस रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द बाइनेंट फोर्स। ये जो हमारा परिणामी बल निकला है ये किसके बराबर हो जाएगा? बाइनेंट फोर्स है। दिस रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द बाइनेंट फोर्स, देयरफॉर बाइनेंट फोर्स एफ बी, दिस रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू बाइनेंट फोर्स। तो बाइनेंट फोर्स हमारा एफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी डी जी, प्लावक बल के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो बाइनेंट फोर्स इज इक्वल टू द लॉस ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बाइनेंट फोर्स इज इक्वल टू द लॉस ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, देयरफॉर लॉस ऑफ वेट ऑफ सिलेंडर, लॉस ऑफ वेट ऑफ सिलेंडर क्या लिखोगे? लॉस ऑफ वेट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना जाएगा? वी डी जी। कोई डाउट? क्लियर? दो इक्वेशन निकाले हमने। इक्वेशन नंबर हम इसको फर्स्ट डाल देते हैं, इसको हम सेकंड डाल देते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से हमको क्या क्लियर होता है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड वी गेट इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर थर्ड, इट इज क्लियर दैट, हमको यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों इक्वल दोनों इक्वेशन से क्लियर दैट द लॉस इन वेट ऑफ सिलेंडर इज, द लॉस इन वेट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ठीक है? तो जो सिलेंडर अपना भार घटता हुआ प्रतीत हो रहा है वो किसके बराबर होगा? वो द्रव के भार के बराबर होगा जो हटा रहा है। इस इक्वेशन से हमको क्या मिलता है? दोनों इक्वेशन के जो सिलेंडर का भार है वो हटाए गए द्रव के भार के क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। ठीक है? इफ द बॉडी या सिलेंडर इज पार्शली इमर्ज इन लिक्विड, आंशिक रूप से डूबा है, इफ द बॉडी इज पार्शली इमर्ज इन लिक्विड देन also the loss of weight occurs. This loss in weight is equal to the weight of liquid displaced by the immersed part of the body. जो डूबा हुआ भाग है उसके बराबर होगा कौन? हटाए गए द्रव का भार। यही आज के बीच का प्रिंसिपल है। ठीक है? क्या बोलता है? इफ द बॉडी इज पार्शली इमर्ज इन लिक्विड, यदि कोई वस्तु आंशिक रूप से डूबा हुआ है, अल्सो द लॉस ऑफ वेट ऑक्यूर, जो उसका घटता हुआ भार दिखता है, यह घटता हुआ भार, दिस लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी। जो उसका डूबा हुआ भार जो है जितना पानी हटा रहा है उसके भार के बराबर होगा। यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, यही इसने कहा था। द अबव रिजल्ट हैज़ बीन प्रूव, ये हमको रिजल्ट होता है, इससे सिद्ध होता है। द अबव रिजल्ट इज बीन प्रूव फॉर ए सिलेंडर बट दिस रिजल्ट होल्ड्स गुड फॉर बॉडी ऑफ एनी शेप, किसी भी आकृति के लिए ही सत्य है। ये क्लियर हुआ? कोई डाउट यहाँ पर आपको कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं है? क्लियर। अगला टॉपिक चालू करें, यस, गुड। तो अगला टॉपिक बढ़ने से पहले आज हमारी वीडियो कितनी हो गई है? 38 मिनट की हो गई। कितने मिनट की? 38। गुड। तो अगला टॉपिक हम क्या है हमारा? आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोला मैंने? रिलेटिव डेंसिटी। इसको लिखेंगे हम, ऐसे ही समझा देंगे। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यूजिंग इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या लिखोगे? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यूजिंग इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब हम ये जानते हैं, वी नो दैट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर होगा? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या बोले? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या रहेगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर। The ratio of density of substance and density of water is known as relative density of substance. अब हमने डेंसिटी क्या पढ़ा था? मास अपॉन वॉल्यूम,
डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वाटर ऑफ द सम वॉल्यूम। ठीक है, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है ना, तो डेंसिटी का तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डिनोमिनेटर में मैंने जो डेंसिटी ऑफ वाटर रखा था उसकी जगह क्या लिखेंगे, मास ऑफ वाटर द सेम वॉल्यूम। अब लिखने को हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं। चलिए, रिलेटिव डेंसिटी क्या था, अब सबटेन यहाँ पर लिख देते हैं हम। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू क्या था, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या था आपका, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इस बार हम कहते हैं, अब क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, मास ऑफ वाटर, डेंसिटी की जगह मास ऑफ वाटर ऑफ द सम वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, मास ऑफ वाटर ऑफ सम वॉल्यूम अपॉन क्या देंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमको निकल गया, मास ऑफ वाटर इन द सम वॉल्यूम हो गया डिनोमिनेटर। अब कोई बॉडी है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज ए लिक्विड इट डिस्प्लेज इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अपने आयतन के, जब किसी पदार्थ को हम पानी में डुबोते हैं तो अपने आयतन के भार के बराबर पानी हटाता है ना। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल द वेट ऑफ लिक्विड, भार, द वेट ऑफ लिक्विड, पानी का भार, द्रव का भार, डिस्प्लेज और इक्वल टू द लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी। देयरफॉर द अबव फार्मूला, है ना, देयरफॉर द अबव फार्मूला रिटन एज। अब इस फार्मूले को हम क्या लिखेंगे, अब इस फार्मूले को क्या लिखेंगे हम, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, क्या लिखेंगे हम, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन ईयर। क्या लिखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर अपॉन लॉस इन वेट ऑफ सब्सटेंस इन वाटर। क्या लिखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व, वेट ऑफ सब्सटेंस इन, वायु में उसका भार, बटे अपॉन लॉस ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस इन वाटर, उसका पानी में भार की कमी। ठीक है, अब यदि हम मान लें W1 द वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह है। अब हम मान लेते हैं कि W1 क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस, W1 क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस बाय द वेट, W1 वेट ऑफ द सब्सटेंस इन एयर एंड W2 वेट ऑफ द वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी आपका क्या निकलेगा, W1 अपॉन W1 माइनस W2 निकलेगा, है ना। तो डिटरमाइंस वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस यूजिंग, अब देखिए ये क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक है हमारा डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे, डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब हम मान लेते हैं कि V द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का V क्या है, आयतन होगा, एंड W1 W2 द वेट रिस्पेक्टिवली। W1 क्या होगा, उसका भार होगा किसमें, एयर में, और W2 उसका भार होगा कहाँ, लिक्विड में। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या होगा, लॉस इन वेट ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड। देखिए ध्यान रखिए,
वेट ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इज इक्वल टू लॉस ऑफ वेट इन सब्सटेंस इन वाटर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, VdG, है ना। VdG क्या है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, और लॉस ऑफ वेट इन वाटर कितना हो जाएगा, W1 माइनस W2, W1 माइनस W2। तो हमको V निकाल सकते हैं। V क्या निकलेगा, V इक्वल टू W1 माइनस W2 अपॉन DG। ये आपका निकल गया वॉल्यूम। क्लियर हुआ। V इक्वल टू W1 माइनस W2 अपॉन DG। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब देखेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तैरने का नियम। क्या देखेंगे अगला टॉपिक, तैरने का नियम। इसको सिंपल जानते हैं। When a liquid is immersed in a liquid, when of solid, यदि किसी ठोस को हम किसी द्रव में डुबोते हैं, then it is acted upon the two forces। जब किसी, इसका डायग्राम भी है इसका, आप लोग बना लेना बुक में देख के। जब किसी पृष्ठ को, किसी पदार्थ को हम पानी में डुबोते हैं, देन इट एक्टेड अपॉन टू फोर्स, उस पर दो बल कार्य करते हैं। पहला कौन होता है, वेट ऑफ द सॉलिड, वस्तु का, ये इसका भार है, क्या बोले, वस्तु का भार। और दूसरा एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। जो वेट ऑफ द बॉडी है ये कैसे का नीचे गिर जाएगा ना, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द सॉलिड एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दूसरा बायनन फोर्स है बी एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, उसका भार नीचे की और बायनन फोर्स ऊपर की। जब किसी लिक्विड सब्सटेंस को हम पानी में डुबोते हैं तो दो बल कार्य करते हैं। पहला कौन सा होता है, उसका अपना भार जो कि नीचे की ओर होता है, और बायनन फोर्स उत्प्लाव बल जो ऊपर की ओर होता है। लेट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड या लेट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एंड डेंसिटी इस कितना हो जाएगा, सिग्मा। इट्स डेंसिटी, है ना। अब हम उसको क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम कितना निकाले, V निकाले, और डेंसिटी कितना निकाले हम, सिग्मा। क्लियर। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज D, तो भार कितना हो जाएगा, V सिग्मा G, और बायनन फोर्स कितना होगा, VdG। देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। यहाँ मिटाते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, नीचे से पानी में डुबोते हैं, तो उस पर दो बल कार्य करता है। कौन सा, वेट, ये कैसा होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और दूसरा क्या होता है, दूसरा बैलेंसी फोर्स। दूसरा कौन सा होता है उस पर, बायनन फोर्स। क्या कर रहे हो आप, यहाँ उधर बैठिए। बायनन फोर्स, ये वर्टिकली। अब हम निकालते हैं क्या, लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी कितना हो जाएगा, V, डेंसिटी कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, V, एंड डेंसिटी कितना हो जाएगा, सिग्मा। क्लियर। इट डेंसिटी ऑफ लिक्विड D, अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड D मान लेते हैं। पानी का घनत्व कितना हो जाएगा, तो W क्या निकालेंगे, वेट जो लग रहा था, W इक्वल टू कितना हो जाएगा, V सिग्मा G, और बायनन फोर्स B कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, VdG। क्लियर। अब फॉलोइंग थ्री केसेस, अब हमको तीन केसेस मिलेंगे। फॉलोइंग थ्री केसेस अराइज विद दिस फोर्सेस। नंबर 1, है ना। अब ये तीन केसेस को हम देखेंगे। हमारी वीडियो कितनी मिनट हो गई, 49 मिनट्स की।
तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नंबर 1, W इज ग्रेटर देन FB। ये जो होगा W, केस नंबर फर्स्ट, W इज ग्रेटर देन FB। जो उसका भार है, किसका, गुटके का भार, वो बाइनेंट फोर्स से ज़्यादा होगा। जब गुटके का भार बाइनेंट फोर्स से ज़्यादा होगा, वेट ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर देन द बाइनेंट फोर्स, देन नेट फोर्स W माइनस FB। नेट फोर्स कितना होगा, W माइनस FB। नेट फोर्स W माइनस FB विल वर्क इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेट फोर्स कितना होगा, नीचे की ओर होगा, ड्यू टू विच सॉलिड सिंक इन द लिक्विड। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये इसका जब भार बाइनेंट फोर्स से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, W माइनस FB। ये जो गुटका पानी में डूब जाएगा। ओके, क्लियर। पहला कंडीशन कब बोले, W इज ग्रेटर देन, जब इसका भार जो होगा बाइनेंट फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, तो कुल रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, W माइनस FB। तो ये गुटका इधर देखिए पानी में डूब जाएगा, ठीक, सिंक इनटू वाटर। बाइनेंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड। बाइनेंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड। दूसरी कंडीशन पढ़ें कि जो बाइनेंट फोर्स है वो लकड़ी के भार के बराबर हो जाएगा। तो बाइनेंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड, देयरफॉर इफ द वेट ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन the weight of body is greater than the weight of liquid display, then it will sink into the liquids. Again, W is greater than FB, W is greater than FB। हमने क्या देखा, W is greater than FB, तो W की वैल्यू कितना थी, V सिग्मा Z ग्रेटर देन FB की वैल्यू VDG, तो सब कट जाएगा, सिग्मा इज ग्रेटर देन डी आ जाएगा, सिग्मा इज ग्रेटर देन जी आ जाएगा। द सॉलिड विल सिंक इनटू द लिक्विड इन द डेंसिटी इफ ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड, दैट इज लिक्विड। एग्जाम्पल, आयरन का जो खिला होता है, लोहे का खिला पानी में डूब जाता है, बिकॉज द डेंसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब दूसरा केस देखें, क्या था दूसरा केस, चलिए आप दूसरा केस देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, डोंट फिकर। नंबर दूसरा लिखते हैं, इफ W इज लेस देन FB, द वेट ऑफ सॉलिड इज लेस देन द बाइनेंट फोर्स। क्या लिखेंगे, दूसरा केस W इज, सेकंड कंडीशन में इसी का उल्टा देखेंगे, ये ऐसा सेकंड केस, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन कितना होगा, सॉलिड, एंड है ना, भार जो होगा ज़्यादा होगा, देन द बाइनेंट फोर्स इन दिस केस नेट फोर्स एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जब इसका मान ये लेस देन होगा तो अपवर्ड नेट फोर्स जो होगा कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर काम करेगा। जब जो वस्तु का भार बाइनेंट फोर्स से कम होगा तो टोटल परिणामी बल कैसा होगा, ऊपर की ओर होगा, होगा कि नहीं ऊपर की ओर, है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू विच द सॉलिड फ्लोट्स ऑन द लिक्विड विल सम पार्ट इनसाइड द लिक्विड। अब इस कंडीशन में हमने देखा कि जब एक सेकंड कंडीशन में वेट कम होगा किससे, बाइनेंट फोर्स से, तो यह क्या करेगा, नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, तो इसका आधा पानी में रहेगा, आधा ऊपर की ओर तैरेगा, आधा पानी में रहेगा, आधा क्या होगा, सम पार्ट ऑफ लिक्विड एंड सम पार्ट ऑफ अपर। ठीक है, only that much portion of the liquid solid remains inside the liquid, the weight of liquid displaced by which is equal to the total weight of the solid। और इस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, ये दूसरी कंडीशन में क्या होगा, सेकंड पोजीशन में ये लेस देन, ये किसका डेंसिटी है, ये लेस देन इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्लियर, कम होगा ना, जो गुटके का जो डेंसिटी होगा पानी के डेंसिटी से क्या होगा, कम होगा। तीसरा केस, यदि जो गुटके का भार, ये जो गुटके का भार होगा वो बाइनेंट फोर्स के बराबर होगा, क्या होगा बताओ,
पहला कंडीशन हम क्या देखें कि भार ज़्यादा होगा, गुटके का भार बैलेंस फोर्स से ज़्यादा होगा, तो वो क्या होगा, पानी में गिर जाएगा। नेट फोर्स कितना होगा, W माइनस एफ बी होगा ना। दूसरी कंडीशन में क्या हो गया, W इज लेस देन एफ बी था। इस कंडीशन में हम क्या देखें, गुटका पानी में तैरेगा जिसका निचला पृष्ठ या ऊपर, इस पर कुल बल कितना होगा, ऊपर क्यों लगेगा, मतलब गुटका आधा पानी में तैरेगा, आधा ऊपर रहेगा। तीसरी कंडीशन आप बताइए क्या होगा, जब कि गुटके का भार उसके बैलेंस फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, द वेट ऑफ द सॉलिड बैलेंस फोर्स आर इक्वल। इन दिस केस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सॉलिड इज 0। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जब ये अमाउंट वेट और बैलेंस फोर्स जो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस पर कुल लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 0 होगा। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सॉलिड 0, therefore solid floats just below the free surface of them, therefore solid floats just below the free surface of, वो गुटका जो है पानी के ऊपर ऐसे ऐसे तैरेगा। माने जब गुटके का भार बैलेंस फोर्स के बराबर हो जाएगा तो वह गुटका पानी के पृष्ठ के ऊपर क्या करेगा, तैरेगा। तो तीसरी कंडीशन क्या थी, W इक्वल टू एफ बी। तो W की वैल्यू लिख लो और G की वैल्यू लिख लो और दोनों को काट के हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का घनत्व जो है बराबर हो जाएगा। W कितना था, V सिग्मा G और इसका था V D G, कट जाएगा तो सिग्मा इक्वल टू। तीसरी कंडीशन कि 3 कंडीशन था ना हमको। Thus the density of solid and liquid are equal. The density of, in this condition, the density of solid and liquid are equal. The density of solid and liquid are equal. Then the solid float just below the surface. Therefore, a solid can float a liquid if the weight of the liquid displaced must be greater than at least equal to weight of the body. And this is the law of flotation. ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होगा, दोनों की वैल्यू बराबर होगी ना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, अब दोनों का मान लो वेट ऑफ द बॉडी और वेट ऑफ द डिस्प्लेस ऑफ द बॉडी, दोनों को इक्वल करते हैं। वेट ऑफ द बॉडी एंड वेट ऑफ द डिस्प्लेस ऑफ द बॉडी, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, कोई डाउट? अब देखिए अगला टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ पार्ट ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी। ए बॉडी इमर्ज इन द लिक्विड फ्लोट्स only when the weight of the liquid displaced by the immersed part of the equal to the weight of the body. And we know that let V the volume of the body and equilibrium the volume of the body increase in liquid V। और सिग्मा और डी हम देख रहे थे किसकी थी डेंसिटी, सिग्मा डेंसिटी किसकी थी, सॉलिड की, और डी किसकी थी, लिक्विड थे। तो वेट ऑफ द बॉडी कितना था, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी कितना था, V, और बॉडी का कितना सिग्मा था ना, सिग्मा G, वेट ऑफ द बॉडी है ना। और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, न्यू और डी जी है ना, न्यू डी जी दोनों को इक्वल कर देते हैं अपन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तो V सिग्मा G इक्वल टू न्यू डी जी, कुछ कटेगा G और G कट गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या बचा है, देखिए जो बचा है उसको हम लिख देते हैं, V सिग्मा इक्वल टू न्यू डी, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई डी, दोनों डेंसिटी, ये हो जाएगा न्यू अपॉन वी। ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन। देखिए इसको मैंने डिटेल्स लिखवाया था, क्या था, ए बॉडी पार्शली इमर्ज इन ए लिक्विड फ्लोट्स, है ना, आधा तैरेगा जब, व्हेन द लिक्विड
डिस्प्लेड बाय द इमर्ज पार्ट ऑफ द इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। अब वी कैपिटल भी हम क्या ले, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, एंड इन इक्विलिब्रियम द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्ज इन लिक्विड कितना होगा, वी स्मॉल वी। सिग्मा और डी हम निकाले थे, सिग्मा किसका था, सॉलिड का लिक्विड था, और डी किसका था, डेंसिटी था। डेंसिटी किसका था, डी जो था लिक्विड का डेंसिटी था, और सिग्मा जो था किसका था, सॉलिड का लिक्विड। तो वेट ऑफ द बॉडी हमने निकाला कितना, वी सिग्मा जी, और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस कितना था, वी डी जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन का हम निकाले, तो इसको हम लिख दिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज है। इमर्ज अपॉन डेंसिटी ऑफ, ये किसके डेंसिटी था हमें, लिक्विड। ठीक है, दूसरा आप लोग लिख दीजिए, टोटल वॉल्यूम नहीं, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था ना, सॉरी ये टोटल वॉल्यूम था, ये इसको लिख रहे हैं। अरे उल्टा सीधा हो गया, इसको डस्टर, दूसरा डस्टर दो। डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना। अभी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिक्विड, टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिख लीजिए, चलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, चाक भी छोटा हो गया, ऑफ सॉलिड। ठीक है, दूसरा डस्ट चौक दो, तो दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ ठीक। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, टोटल वॉल्यूम। इफ सिग्मा इक्वल टू डी देन द इक्वेशन 1, जो इक्वेशन हम निकाला, न्यू वी इक्वल टू वी, if density of solid is equal to the density of liquid, if the density of solid is equal to the density of liquid, then the volume of solid emerge will be same the total volume of the same। ठीक, तो आज की हमारी वीडियो कम से कम 1 घंटा की हो गई है ऊपर। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक देखा था कौन कौन सा, वायुमंडल की ऊंचाई, बायनेंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और लॉ ऑफ फ्लोटेशंस। लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बाद हमने लास्ट जो टॉपिक जो था, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट ऑफ फ्लोटिंग, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी का देखा है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर का फिनिश हो गया, और अब हम दूसरा पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज जो मैंने भी आप लोगों को समझाया होगा, ये एक्स्ट्रा पार्ट था आपका। तो जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जेई मेंस और आपका नीट एग्ज़ाम्स के लिए, और जो भी इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए, और अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट करिए। तो इस कमेंट के ज़रिए मैं आप लोगों को उसका समस्या का समाधान, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर नए आ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको नए नए वीडियो जो है, जो भी वीडियो अपलोड कर दूँगा आप लोगों को तो पहले पहुँच जाएगा। इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसको पॉज कर करके, थोड़ा पॉज कर करके, अपन पॉज नहीं बोलते इंग्लिश में, पॉज कर करके इसको, और देखिए वीडियो को, जहाँ समझ में आया उसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, और आप लोग ग्रुप में देखिए बैठ के, ताकि समझ में आएगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, लॉ ऑफ फ्लोटेशंस क्या है, एक चीज़ को मैंने क्लियर किया। थोड़ा वर्ड को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको जो भी लैंग्वेज है ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।